नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी, अपन रेडियो, अपन बात। दोस्तों नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो कुमाऊं वाणी 90.4 मेगाहर्ट्ज में अपन रेडियो अपन बात। मेरे साथ में हैं डिप्टी डायरेक्टर दीपिका राय जी, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, वहां से आज हमारे बीच में हैं। मैम, आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन रेडियो कुमाऊं वाणी में। बहुत बहुत धन्यवाद। को बहुत ही खुशी और हर्ष का अनुभूति हो रहा है यहाँ आके। सबसे पहले तो हम शुरुआत में थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहेंगे, ताकि लोग ये समझ सकें कि आप कहाँ से हैं, कहाँ के रहने वाली हैं, क्या नाम है, क्या काम करते हैं, थोड़ा सा परिचय। जी, मेरा नाम लिपिका राय है। मैं 2016 बैच की भारतीय आर्थिक सेवा जो है IES सर्विस, इंडियन इकोनॉमिक सर्विस की ऑफिसर हूँ। मैं पहले वित्त मंत्रालय में पोस्टेड थी। उसके बाद पिछले 3 साल से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, जो कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय है, वहाँ पे पोस्टेड हूँ। मैं दिल्ली की निवासी हूँ और हमारा जो मंत्रालय है वो भी दिल्ली के लोधी रोड, जोड़बाग रोड पे अवस्थित। तो अभी आप किस क्षेत्र में काम कर रही हैं? जी, मैं अभी जो है MOEFCC के 3 विभाग देखती हूँ। उसमें एक हमारा स्कीम है EIACP, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग एंड लाइवलीहुड प्रोग्राम, जिसके अंदर हमारा एक प्रोग्राम है GSDP, ग्रीन स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, हरित कौशल विकास योजना। तो मैं वो देखती हूँ। इसके अलावा जो मंत्रालय का आर्थिक विभाग है वो देखते हैं कि जिसमें अभी जो भारत और अन्य राज्यों के बीच में जो ट्रेड एग्रीमेंट्स साइंड है, तो उसमें मेरा थोड़ा सा योगदान है। और इसके अलावा जो मंत्रालय का एक आउटकम बजट और विभिन्न स्कीमों की जानकारी जिस किताब में निकलती है, उसके छापने के प्रयोजना में भी मेरा थोड़ा बहुत योगदान रहता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं EIACP, एनवायरमेंटल इंफॉर्मेशन अवेयरनेस कैपेसिटी बिल्डिंग और लाइवलीहुड प्रोग्राम मिशन को देखती हूँ। और इसमें एक हमारा पिछले कुछ सालों से 2017 से हम GSDP प्रोग्राम, जो कि हरित कौशल विकास योजना है, उसमें काम कर रहे हैं। और मैं स्पेशली कहूँगी कि जो हिमालयन एरियाज है उसके लिए ये GSDP जो हमारा प्रोग्राम है बहुत ही सफल वो है। इसके अंदर हमारे अभी तक जो है 25-26 तरह के कौशल विकास के कोर्सेज हम कराते हैं, जिसमें अगर मैं बोलूं कि हिमालयन रीजन के लिए कुछ कोर्सेज हैं जो कि अत्यंत लाभदायी हैं, जैसे कि वाइल्ड हनी कीपिंग, जो यहाँ के वाइल्ड हनी बीज से शहद बनाने का है। फिर लेंटेना से जो एक इन्वेसिव वीड है, उससे फर्नीचर और दूसरी चीजों का है। फिर जो नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं कि बैम्बू हो गया, आपका कोकोनट शेल्फ हो गया, पाइन कोन्स हो गए, जो कि यहाँ के फॉरेस्ट फायर्स का एक बहुत गंभीर कारण है कि उससे हैंडीक्राफ्ट्स क्या क्या बन सकते हैं। और एग्रो फॉरेस्ट्री रिलेटेड जो कोर्सेज हैं, इन सब पे जो है हम हरित कौशल वो करते हैं। ये कम्प्लीटली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम है, जिसमें 20 से 25 लोगों का एक बैच होता है, जिनका रहने का, खाने का एक पूरा ड्यूरेशन का संपूर्ण खर्चा जो है स्कीम के अंतर्गत ही होता है। तो हमारे 60 सेंटर्स हैं जो पूरे भारत में हैं, और नॉर्थ जोन में हमारा 11-12 सेंटर्स हैं जो ये GSDP को करते हैं। तो इसी से जो है कि जब तक हम कहें कि अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाओ, परंतु जब तक हम एक ऑल्टरनेट लाइवलीहुड ऑप्शन दे नहीं पाएंगे लोगों को, तो हम उसको उस तरह से नहीं बोल सकते। तो जो ये हरित कौशल विकास योजना है, उसका एक बहुत बड़ा माध्यम है। जैसा कि आपने कहा कि MOEFCC, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और ये सेक्टर तो जुड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत विस्तृत है जी। बहुत विस्तृत है। अगर हम वन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन को दृष्टिगत रखते हैं, तो अभी जो हमारी भारत सरकार है, गवर्नमेंट है, वो मुख्य रूप से किन किन सेक्टर पे ज्यादा फोकस कर रही है?
जी, तो जैसा कि हमारे मंत्रालय के नाम से ही समझ आ रहा है कि मंत्रालय के मुख्य रूप से 3 अंग है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन। तो अगर हम पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखें तो अभी सबसे ज्यादा जो है 3 चीजों पे मंत्रालय का अगर हम बोले कि प्रायोरिटी पे है। एक तो है आपका प्रदूषण, जिसमें वायु प्रदूषण जो एयर पोल्यूशन का सबसे ज्यादा समस्या है और उसके समाधान में क्या क्या तरीके हो सकते हैं उसके प्रयोजन में मंत्रालय है। इसके अलावा जो है हमारा हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट जो है कि स्पेशली कोविड काल के बाद जैसे काफी बायोमेडिकल वेस्ट है, कंस्ट्रक्शन एंड डेमोलिशन वेस्ट है, इसके अलावा विभिन्न तरह का जो हजार्डस केमिकल वेस्ट होता है उन सबको किस तरह से एक सेफ तरीके से हैंडल करना चाहिए, उसमें ये कुछ हमारे फिर जो आपका कोस्टल एरियाज का क्लीनिंग है, जो बीचेस हो गए, हमारे वेटलैंड्स हैं, ये कुछ प्रमुख क्षेत्र हैं जिन पे हमारा पर्यावरण विभाग जो है वो बहुत ही तेजी से कार्यरत है। वन की तरफ से जो हमारा डिफॉरेस्टेशन का है उसमें हमारा पिछले कुछ सालों से बहुत उद्यम रहा है मंत्रालय का, जिससे इस साल का जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट है उसमें है कि हमारा फॉरेस्ट एरिया जो है वो भारत का उन उद्यम से जो है वो बढ़ गया है। तो उस दिशा में और जो हमारा बायोडाइवर्सिटी है, जो हमारा मतलब कहीं अलग अलग तरह की जैव विविधता है, उसको किस तरह से हम बचा के रख सकते हैं, वन विभाग का उस तरफ जो है वो उस तरह अलग अलग तरीके से कार्यरत है। और जलवायु परिवर्तन ऐसा है कि जिससे पूरे मतलब विश्व का ऐसा कोई प्राणी नहीं होगा जो अनछुआ है। ये एक बहुत ही बढ़ती समस्या है और इसमें जो हमारे मतलब ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, इतना टेम्परेचर डिफरेंसेस हो रहा है, उन सब से किस तरह से मतलब हर एक प्राणी पूरे विश्व में जूझ रहा है, तो उसको किस तरह से हम अपना कार्बन फुटप्रिंट कम करें, एमिशंस कम करें, तो हमारा क्लाइमेट चेंज विभाग उस दिशा में काम करता है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ हम गवर्नमेंट इतने महत्वपूर्ण काम कर रही है लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए, और दूसरी तरफ से बढ़ती पॉपुलेशन और ज़रूरतें बहुत ज़्यादा हैं। तो इन दोनों में तालमेल कैसे बिठाया जाए कि हम जो चीज़ें चाहते हैं वो भी इस्टेब्लिश हों और लोगों को दिक्कत भी ना हो। ये एक बहुत ही अगर मैं कहूँ तो एक हिस्टोरिकल समस्या है कि जब से मैं बहुत छोटी थी तब से स्कूलों में जब हम निबंध लिखते थे तब से ये टॉपिक है कि पर्यावरण करे या आर्थिक विकास करे, दोनों में कि अगर मैं बोलूँ बहुत ही एक कच्ची डोर है, एक टाइट रोप वॉक है कि एक तरफ भारत जो है एक डेवलपिंग कंट्री है, हमें अभी और विकास करना है, जैसा कि मतलब हम बजट में सुनते हैं कि हमें 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना है, तो उसके लिए हमें डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा। पर साथ ही साथ हमें ये भी मद्देनजर रखना है कि जो हमारा ये विश्व है, जो हमारा प्लैनेट है, वो भी एक ही है, कोई हमारा जैसे हम लाइफ में करते हैं कि प्लान ए है, प्लान बी है, पर प्लैनेट तो ए ही है, प्लैनेट बी हमारे पास कुछ है नहीं। जब मार्स वीनस कहीं और मिलेगा हम जा पाएंगे, वो बहुत दूर की बात है, पर फिलहाल जो हमारे पास एक ही ग्रह है, हम सबको उसी में रहना है। तो हमें जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है कि हमें इस तरह के विकास के पथ पे जाना है कि जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं उनके लिए भी हम वही रिसोर्सेज, वही ग्रह इनफैक्ट जो हमें मिला है उससे भी अच्छा, चाहे मतलब हवा हो, चाहे हमारा मतलब रहने का वो हो, कि ऐसा ना हो कि हमारे आने वाली पीढ़ियां सांस लेने के लिए ही वो तरस जाए। तो ये हमें बहुत एक बैलेंस्ड तरीके से ये मेंटेन करना है और इसके लिए मतलब मंत्रालय में भी हमारा जो है इम्पैक्ट असेसमेंट डिवीजन है, जिसमें 27 अलग अलग तरह के क्लियरेंसेस देते हैं, जिसमें एनवायरमेंटल क्लियरेंस है, फॉरेस्ट क्लियरेंस है, कोस्टल क्लियरेंस है। तो जो भी मतलब डेवलपमेंट के तरफ
के लिए प्रोजेक्ट होता है तो एक उसका एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट अवश्य होता है और मंत्रालय उसको बहुत गहराई से जांच परख करके कुछ अगर चेंजेस करने होते हैं कि जो वहाँ का जो भौगोलिक का एरिया है कि हर जगह का जो एक ज्योग्राफिकल टोपोग्राफिकल जरूरत होती है वो अलग होती है, तो उसको मद्देनजर रख के ही क्लियरेंस देता है और उसके बाद ही हम मतलब बढ़ते हैं। तो आप कह रही हैं कि जरूरत भी है जी, और इस प्लेनेट को सही भी रखना है। बिल्कुल। और इसके लिए अलग अलग जवाबदेह एजेंसियां हैं जो कि किसी भी डेवलपमेंट के काम को करने से पहले उनकी अनापत्ति लेना बहुत जरूरी है ताकि वो क्लियरेंस मिले और उनके नियमों के अनुसार ही आगे की प्रक्रिया को चलाया जाए। मैम, एक और सवाल है, उत्तराखंड ही नहीं बल्कि हिमालयी राज्य जितने भी पर्वतीय राज्य हैं उनको हम देखते हैं। एक तरफ हमारी जरूरतें हैं जो हम कह चुके हैं और दूसरी तरफ इन्वायरमेंट को लेके बहुत संवेदनशील भी हैं और बार बार पर्यावरणविद या अन्य लोग आगाह करते हैं कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। हिमालय को ध्यान में रखते ही, वहाँ की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए ही काम करना चाहिए। लेकिन फिर भी जरूरत तो है, हम आगे बढ़ रहे हैं। हमें पर्वतीय राज्यों के डेवलपमेंट के लिए से आगे काम करना चाहिए ताकि काम भी चलता रहे, पर्यावरण भी सुरक्षित रहे। जी, इसके लिए जो हमारा मंत्रालय है इनका एक हमारा स्कीम है नेशनल मिशन फॉर हिमालयन स्टडीज NMHS, जिसमें जो अल्मोड़ा में जीबी पंत इंस्टीट्यूट है वो इस दिशा में बहुत तरह का रिसर्च कर रहे हैं कि जो यहाँ की चाहे पर्यावरण ही हो या जल विविधता को लेके हो या यहाँ का भौगोलिक जो रिसोर्सेज हैं, पानी, बारिश, स्नो का भी जो सीजन है, उन सब में किस तरह से एक जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो सकता है, सतत विकास हो सकता है, इसमें बहुत तरह का रिसर्च जो है हमारा NMHS कर रहा है। इसके अलावा अभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो है उन्होंने भी ये सारे जो बॉर्डर विलेजेस हैं जिसमें काफी हद तक हिमालयन एरियाज भी कवर होता है, उनके लिए एक वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जारी किया है जिसमें बहुत अलग अलग मंत्रालय जो है वो सम्मिलित हैं। तो उसमें हमारा जो MOEFCC है वो भी वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का एक पार्ट है जिसमें यहाँ के लिए अलग अलग मतलब किस तरह के कौशल विकास हम कर सकते हैं या अगर सोलर एनर्जी पे कुछ कर सकते हैं, जो भी MOEFCC से रिलेटेड एरियाज हैं जो मतलब वो होंगे तो उनको भी NMHS में जीबी पंत हमारा नोडल इंस्टीट्यूट है, तो उनके लिए इन स्कीमों के तहत जो है हम हिमालयन एरियाज के लिए भी यहाँ के विकास, परंतु यहाँ की जो भौगोलिक रिसोर्सेज है या वो है उनकी तरफ संवेदनशीलता दिखा के किस तरह विकास कर सकते हैं उसमें कार्यरत है। तो आप ये कह रहे हैं कि हमारी एक नोडल एजेंसी के रूप में जीबी पंत है जो कि पहाड़ों की संवेदनशीलता पे गहन अध्ययन कर रही है। जी बिल्कुल। और उनके अध्ययन का निष्कर्ष और यहाँ के जो पर्यावरणविद हैं उनके अनुभवों को कंपाइल करके एक साझा पॉलिसी तैयार करी जाए जिससे पहाड़ जिंदा रहें और यहाँ की संवेदनशीलता बनी रहे और हमारा काम भी प्रभावित कर ही रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ पॉलिसी की ओर से हम काम कर रहे हैं, परंतु जो यहाँ अलग अलग जो कम्युनिटीज हैं, जो सामाजिक क्षेत्र है अल्मोड़ा में, देहरादून में, आपके मुक्तेश्वर में जैसे है, तो उन लोगों का भी उतना ही जो है इन्वॉल्वमेंट है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक मंत्रालय में बैठ के जब तक हम जिन लोगों के लिए कोई पॉलिसी बनाना चाहते हैं उन लोगों का उसमें सम्मिलित नहीं करेंगे, उसका फायदा नहीं होगा। तो जो हमारा नेशनल मिशन ऑफ हिमालयन स्टडीज है इसमें कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट का भी एक बहुत बड़ा रोल है ताकि एक मतलब हम जिसे कहते हैं कि होल राउंडेड अप्रोच ले सके। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है
कि अगर लोगों के लिए कुछ होना है तो लोगों को भी सेंटर में या उस योजना में उनके अनुभवों को या उनके परंपरागत तौर तरीकों को शामिल करना, अनुभव, उनके पारंपरिक तौर तरीके, जो उनका नॉलेज है, और उससे भी ज्यादा कि उनकी जो समस्याएं हैं, क्योंकि वो समस्याएं जब तक हमें गहराई से नहीं पता चलेगी तब तक हम उसका कोई समाधान नहीं निकाल पाएंगे। तो इसलिए उनको सम्मिलित करना बहुत जरूरी है और हमारा जो इंस्टीट्यूट है वो उस दिशा में और बहुत उद्यम से कार्यरत है। जरूर। और हम जब जलवायु परिवर्तन की बात करते हैं या इन्वायरमेंट की बात करते हैं, जल जंगल जमीन से जुड़े हुए विषयों की बात करते हैं, तो उसमें पानी भी बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो उत्तराखंड की बात करूं या पूरे ओवरऑल इंडिया के नदियों की बात करें तो नदियों को स्वच्छ बनाने के लिए, गंगा को निर्मल बनाने के लिए, कोसी को जिंदा पुनर्जीवित करने के लिए बहुत सारा स्कीम्स गवर्नमेंट की तरफ से चलाई जा रही है और जिनका इम्प्लीमेंटेशन भी हो रहा है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो सफलता फिर भी दूर रहती है जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। ऐसा क्यों हो रहा होगा? जी देखिए, इसमें एक तो जो हमारा जल शक्ति मंत्रालय है वो नदियों की जो आपका सफाई है या नदियों का संरक्षण है उसके लिए कई स्कीमों पे काम कर रहा है। परंतु देखिए, जो स्कीम है या कोई भी प्रयोजना है उसमें दो चीजें हैं कि एक बार एक पॉलिसी बन गया तो उसमें मंत्रालय अपनी तरफ से 100% से भी ज्यादा कोशिश करता है कि जितनी तरह की समस्याएं हैं उन सब का समाधान वो उस पॉलिसी के तौर पे कर सके। परंतु एक पॉलिसी अपनी जगह पे है, वो चीज जब तक एक एक नागरिक के जीवन शैली में उनका जो एक थॉट प्रोसेस है, जो उनका मानसिक सत्ता है, उसके अंदर अंतर्गत नहीं होगी तब तक कोई भी पॉलिसी जो है वो पूर्णतया सफल नहीं हो सकती। तो आप एक तरीके से ये कह रहे हैं कि अगर मुझे आपकी बात सुननी है या आपको मुझे आपकी या आपको मेरी बात सुननी है तो पहले हमको एक दूसरे को समझना जरूर होगा। अगर जब तक हम वहाँ के स्थानीय निवासियों को नहीं समझेंगे कि उनका जीवन जीने के तौर तरीके क्या हैं, तो तब तक शायद हो सकता है कि वो आधा है या अधूरा है। जी, अगर हम देखें कि मैं अर्थशास्त्र की हूँ, जैसे आपको मैंने पहले बताया कि मैं आर्थिक सेवा से हूँ, तो हमको ये पढ़ाया जाता था कि पर्यावरण हो गया, जो नदी है, जल के जितने रिसोर्सेज है, ये सब जो होते हैं ये पब्लिक गुड है कि मतलब पूरे एक समाज का, पूरा जो है एक स्टेट का, सबका रिसोर्स है, किसी का एक अपना ओनरशिप नहीं होता। तो उस क्षेत्र में क्या है कि सरकार एक हद तक एक पॉलिसी बना सकती है, परंतु जब तक हर एक नागरिक उसको एक अपना रिसोर्स मान के उसकी केयर नहीं करेगा, उसके संरक्षण में आगे नहीं आएगा। जो इस चीज के लिए जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने COP26 में एक शब्द का मिशन हमको दिया है, लाइफ, यानी कि लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट, कि जो हमारा जीवन शैली है उसको हम पर्यावरण के अनुकूल करें, कि जब तक हम पर्यावरण को नहीं अपनाएंगे, एक एक नागरिक उस चीज को जो है अपने सोच विचार में, अपने जीवन शैली में नहीं ढालेगा, तब तक हम पर्यावरण को नहीं बचा सकते। तो उसमें जो है उन्होंने वही बोला था कि ये मिशन लाइफ को एक जन आंदोलन के रूप में हमको लाने की जरूरत है और हमारा मंत्रालय इस पे नीति आयोग के साथ बहुत उद्यम से और बहुत सारे अलग अलग लाइन मिनिस्ट्रीज के साथ लगा है। तो ये मिशन लाइफ में 7 थीम्स है, जिसमें से एक थीम जल का संरक्षण भी है। तो जिसमें आप देखिए कि जैसे हम नदी की ही बात करें तो जब तक हम हैं, जो नागरिक है, उन्हीं को ये मद्देनजर रखना है कि अगर हम किसी टूरिस्ट एरिया में गए हैं तो जो पर्यटक है उनको होना चाहिए कि हम पानी को गंदा ना करें, प्लास्टिक के रैपर्स वहां पे ना फेंके, थोड़े दूर में डस्टबिन है वहां जाए, या जो वहां का जो लोकल कम्युनिटी है उनमें ये होना चाहिए कि हम अपने कपड़े धो के जो उसका
गंदा पानी है उसको नदी में ना बहाएं, या हमारे जो आपका कैटल है, मतलब गाय भैंस है, दूसरे जो जानवर है, उनको हम नदी में वो ना करें कि वो जल जो है वो दूषित ना हो। तो ये सारे जो छोटे छोटे स्टेप्स है, ये हम सबको एक दूसरे के लिए और एक दूसरे के साथ ही लेना पड़ेगा, तभी जो है सरकार की कोई भी पॉलिसी हो वो पूर्णतया सफल हो पाएगी। बिल्कुल। तो आपका सीधा कहना यह है कि गवर्नमेंट जो काम करने जा रही है वो अपना तरफ से 100% दे रही है, लेकिन जब तक वहाँ के स्थानीय निवासी भी उसका अपने को उस मिशन का हिस्सा न मान लें, तब तक चीजें आधी अधूरी रहेंगी। जी बिल्कुल मैम, ये सारी प्रक्रिया में अगर हम आज संचार के बहुत सारे माध्यम हैं, बहुत सारे तौर तरीके निकल गए, लेकिन हम रेडियो की बात करते हैं, उसमें भी कम्युनिटी रेडियो की बात करते हैं, तो क्या इस तरीके के प्रोग्राम को एक सही दिशा देने में रेडियो की भूमिका आपको कैसे दिखती है? जी, अगर मैं कहूँ स्पेशली जो है कोविड का जो हमारा एक बहुत ही भयाभीन समय अभी गुजरा है 2 साल में, उसमें रेडियो का जो महत्व है वो और ज्यादा बढ़ गया है। जो पहले था कि जैसे जैसे जो कम्युनिकेशन डेवलप हो रहा था, तो बीच में कहीं रेडियो घूम गया था कि जब टीवी आ गया, फिर स्मार्टफोन आ गया, अब उसमें भी रील्स आ गए, इतना कुछ आ गया, तो रेडियो कहीं ना कहीं एक गुम हो गया था। परंतु कोविड के बाद जो है लोगों का, जब वो अपने घर में कैद थे, इतनी एक भयावह महामारी से जूझ रहे थे, तब रेडियो का एक पुनर्जन्म हुआ है अगर मैं कहूँ। और स्पेशली जो टायर 2-3 सिटीज हैं, गांव हैं, और जो दूर दराज के एरियाज हैं, वहाँ के लोगों के लिए रेडियो एक मतलब लाइफलाइन से कम नहीं है कि ना सिर्फ उनको समाचार, परंतु जो सरकार के अलग अलग स्कीमों का, योजनाओं की उनको जानकारी मिलती है, एक दूसरे के कम्युनिटी से कहाँ पे क्या हो रहा है, अगर कोई आपदा भी है, उन सब का ज्ञान मिलता है। तो उस तरह मैं कहना चाहूंगी कि जो जीवनचर्या है उसमें रेडियो का बहुत ही एक अच्छा और गंभीर जरूरत भी है और रोल भी है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। समय की नजाकत को ध्यान में रखते हुए आपसे अभी यहीं पर विदा लेनी पड़ेगी। उम्मीद करता हूं कि यह जानकारी हमारे श्रोताओं के, लिसनर्स के लिए फायदेमंद होगी। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया, इसके लिए आपके बहुत बहुत आभारी हैं। जी धन्यवाद। नए रूप, नए जोश, नए उत्साह के संग 90.4 कुमाऊं वाणी। आपण रेडियो, आपण बात।